यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज के इस सेगमेंट में बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 1 दैट इज सॉल्यूशन, है ना। वेरी इंटरेस्टिंग यूनिट, और इस यूनिट से पेपर में थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स की भी आने की प्रबल संभावना होती है। तो मैं आपको न्यूमेरिकल्स के भी सेगमेंट के द्वारा अलग अलग टॉपिक्स के सेगमेंट्स में आपको न्यूमेरिकल्स भी समझाऊंगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हमसे पूछा जाता है कि भाई व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है ना। व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है। तो बच्चों हम ये बोलते हैं सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स हुज कंपोजिशन में बी चेंज्ड विद इन सर्टेन लिमिट्स। तो हम ये बोलते हैं, अगर कोई पूछे व्हाट इज सॉल्यूशन, तो वी कैन से सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर of two or more than two components. Solution is a homogeneous mixture of two or more components, दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स का सॉल्यूशन जो है ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। कंपोनेंट्स की प्रोपोर्शन को हम घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। तो इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। अब ये क्वेश्चन कभी कभी बोलते हैं कि नेम द टू कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, नेम टू कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, कि भाई आप जो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट कह रहे हो वो कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो बच्चों वो कौन कौन से कंपोनेंट है बताइए, सबको मालूम है। पहला कंपोनेंट होता है सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट क्या होता है, सॉल्वेंट। तो बच्चों हमारे सॉल्यूशन के जो दो कंपोनेंट होते हैं उनमें से एक कंपोनेंट होता है सॉल्यूट और जो दूसरा कंपोनेंट है बच्चों वो क्या होता है, सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन का दो कंपोनेंट कौन कौन से हो गए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कई सारी डेफिनेशंस हैं, है ना, पेपर में एमसीक्यूज के फॉर्म में आ सकती हैं। तो पहली जो डेफिनेशन है वो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर है। सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को समझा सकते हैं। कैसे, द सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड इन विच सॉल्यूट इज डिजॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर अगर हमें डेफिनेशन देनी है तो हम ये कह सकते हैं सब्सटेंस डिजॉल्व, जिस सब्सटेंस को हम घोलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट, उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं। एंड सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट डिजॉल्व, एंड सब्सटेंस in which solute dissolve, in which solute dissolve, उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे सॉल्वेंट, है ना। ये जो डेफिनेशन है ये किसके प्रेजेंस में है, सॉल्युबिलिटी की बेसिस पर है। अगर कोई आपसे मान लो पेपर में क्वेश्चन पूछे कि डिफाइन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, तो आप ये कहोगे सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व कॉल्ड एज सॉल्यूट and substance in which solute dissolved called as solvent. For example, मान लीजिए हमने लिखा aqueous sugar solution, aqueous sugar solution। बच्चों aqueous sugar solution मतलब होता है शुगर प्लस वाटर। भाई शक्कर को हम घोलते हैं, शुगर इज सॉल्यूट एंड शुगर इज डिजॉल्व इन विच सब्सटेंस, दैट इज वाटर, वाटर इज सॉल्वेंट। तो ये हो गई ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। दूसरा है बच्चों, नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन फिजिकल स्टेट। दूसरी जो इसकी डेफिनेशन हम दे सकते हैं वो दे सकते हैं चेंज इन फिजिकल स्टेट के बेसिस पर भी हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को समझा सकते हैं। कैसे, मान लीजिए हमने शक्कर लिया, पानी लिया, शुगर लिया, वाटर लिया। शुगर क्या होगी, सॉल्यूट, शुगर लिया, वाटर लिया, हमें नहीं मालूम। वी हैव डिजॉल्व शुगर इन वाटर, हमने शक्कर को पानी में घोल दिया। तो शक्कर क्या हो गई, पहले सॉलिड थी, पानी में घुलने के बाद किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड। इट मीन्स फिजिकल स्टेट ऑफ शुगर इज चेंज्ड, दैट इज कॉल्ड एज सॉल्यूट। वाटर सॉल्यूशन के पहले भी लिक्विड था, सॉल्यूशन के बनने के बाद भी लिक्विड है, यानी उसकी फिजिकल स्टेट में कोई चेंज नहीं आया, तो क्या होगा, सॉल्वेंट। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि चेंज इन फिजिकल स्टेट, सब्सटेंस चेंज इन फिजिकल स्टेट, अगर कोई सब्सटेंस है जिसकी फिजिकल स्टेट में चेंज होता है तो उसे हम बोलेंगे सॉल्यूट। और डोंट चेंज टेक्स प्लेस इन फिजिकल स्टेट, डोंट चेंज इन फिजिकल स्टेट, यदि फिजिकल स्टेट में चेंज नहीं होता है तो हम उसे बोलेंगे सॉल्वेंट। क्लियर, एग्जाम्पल वही हम बोल सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर,
या सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, या सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर। तो भाई शक्कर है, पानी है, शक्कर को घोला, शक्कर सॉलिड थी, बाद में वो लिक्विड हो गई, यानी उसकी फिजिकल स्टेट में चेंज हुआ। तो यदि चेंज इन फिजिकल स्टेट है तो सॉलिड है, फिजिकल स्टेट में चेंज नहीं होता है तो वो सॉल्वेंट है। ये एग्जांपल हो गया आपका। तो पहला क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी। दूसरा क्या हो गया, चेंज इन फिजिकल स्टेट। तीसरा हो गया बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो, अनुपात के आधार पर, प्रोपोर्शन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो। अब बच्चों ये रेशियो वाला फंडा कब लगता है, जब सॉल्यूशन की जो दो कंपोनेंट हैं उनकी फिजिकल स्टेट सेम हो। ये तब लगता है, ये जो कॉन्सेप्ट तब लगता है व्हेन फिजिकल स्टेट ऑफ टू कंपोनेंट्स आर सेम, व्हेन फिजिकल स्टेट ऑफ टू कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट्स आर सेम। यदि दोनों कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट सेम होती है तब हम क्या बोलते हैं बच्चों, हम ये बोलते हैं कि वो सब्सटेंस जो कम रेशियो में है उसे हम सॉलिड बोलते हैं। तो सब्सटेंस इन लेस रेशियो या लेस अमाउंट, सब्सटेंस इन लेस रेशियो या कम मात्रा में होता है उसे हम बोलते हैं सॉल्यूट। क्या बोलते हैं बच्चों, सॉल्यूट। और वो सब्सटेंस जो ज़्यादा रेशियो में होगा, सब्सटेंस इन मोर रेशियो, वो सब्सटेंस जो ज़्यादा रेशियो में होगा उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने बोला हवा है, एयर है, और एयर में हम दो चीज़ का सॉल्यूशन देख लें, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बताइए सॉल्यूट कौन होगा, सॉल्वेंट कौन होगा। ऑक्सीजन का परसेंट मालूम है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट मालूम है 0.02%। किसका परसेंट ज़्यादा है, ऑक्सीजन का। कम किसका है, CO2 का। सॉल्यूशन दोनों का है, तो CO2 कहलाएगी आपके सॉल्यूट और O2 कहलाएगा आपके सॉल्वेंट। कोई दिक्कत। तो जब एक ही फिजिकल स्टेट हो, फिजिकल स्टेट सेम है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो जो कम रेशियो में होगा वो सॉल्यूट कहलाएगा और जो ज़्यादा रेशियो में होगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा। तो ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। चलिए एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, इसी का एक और एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने दो लिक्विड लिया, एक लिया एथेनॉल, ये लिया मैंने 20 ml, और इसी में मैंने मिला दिया वाटर मैंने लिया 80 ml। भाई इथेनॉल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, और ये बन गया दोनों का, क्या बन गया, दोनों का बन गया सॉल्यूशन। तो इथेनॉल क्या कहलाएगा, इथेनॉल का रेशियो कम है तो ये कहलाएगा सॉल्यूट, वाटर का रेशियो ज़्यादा है तो ये कहलाएगा सॉल्वेंट। तो बच्चों हमने आपको 3 बेसिस बताया। सॉल्युबिलिटी, जो घोलेंगे वो सॉल्यूट है, इन विच इट इज़ डिजॉल्व कॉल्ड एज सॉल्वेंट। फिजिकल स्टेट यदि बदल जाती है तो सॉल्यूट है, नहीं बदलती है तो सॉल्वेंट है। अगर मान लीजिए दोनों की फिजिकल स्टेट सेम है तो जो कम अमाउंट में होगा वो सॉल्यूट होगा, जो ज़्यादा अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट होगा ना, नोट कर लीजिए। पॉज करिए, इसे नोट करिए। बच्चों कभी कभी हमसे पेपर में ये पूछते हैं कि हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बेसिस पर जो सॉल्यूशंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, है ना। क्वेश्चन इस तरह से आता है बच्चों, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर on the basis of on the basis of physical state के बेसिस पर कितने टाइप के टोटल सॉल्यूशंस होते हैं। तो बच्चों टोटल 3 सॉल्यूशंस होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस, गैसियस सॉल्यूशंस। मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ। पहला जो सॉल्यूशन की कैटेगरी होती है उसको हम बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशंस। दूसरी जो कैटेगरी होती है बच्चों उसको हम बोलते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस। कौन सा, लिक्विड सॉल्यूशंस। और जो तीसरी कैटेगरी होती है उसको हम बोलते हैं गैसियस सॉल्यूशंस। उस कैटेगरी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, दैट कैटेगरी इज कॉल्ड एज गैसियस सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन मेनली 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस एंड बोलो गैसियस सॉल्यूशंस। चलिए पहले सॉलिड सॉल्यूशंस लिखें तो हम इसको लिखते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन ये भी 3 टाइप के होते हैं,
गैसियस सॉल्यूशन ये भी 3 टाइप के होते हैं। वो कैसे? देखिए, सॉलिड सॉल्यूशन हम यहाँ पे ले सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। यदि सॉलिड का सॉलिड में सॉल्यूशन है, मैं एग्जांपल दूंगा, तो वो सॉलिड सॉल्यूशन हो गया। यदि अगला देखिए, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन सॉलिड, तो भी ये सॉलिड सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ऑफ गैस इन सॉलिड, तो ये भी सॉलिड सॉल्यूशन है। ठीक है, एक बात याद रखना बच्चों, जो हम पहले लिखते हैं वो होता है सॉल्यूट, और जो हम बाद में लिखते हैं वो होता है सॉल्वेंट। ये देखो, तो अगर कोई हमारा ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हमारा सॉल्वेंट सॉलिड है, यानी सॉलिड का रेशियो ज़्यादा है। सॉल्यूट क्या होता है बच्चों? मैंने आपको पढ़ाया था, लेस रेशियो, जिनकी मात्रा कम है। सॉल्वेंट क्या होता है? जिसका रेशियो ज़्यादा है, तो ये हो गया मोर रेशियो। तो सॉलिड जो है ये 3 टाइप के होते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन ये भी 3 टाइप के होते हैं, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यहाँ भी सॉल्वेंट तुम्हारा लिक्विड है। दूसरा, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। तीसरा, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। तो बच्चों, जहाँ हमारा सॉल्वेंट सॉलिड होगा, ज़्यादा मात्रा में होगा, वो सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन होगा। जहाँ हमारा लिक्विड ज़्यादा मात्रा में होगा, वो लिक्विड सॉल्यूशन होगा। जहाँ गैसेस ज़्यादा मात्रा में होंगी, वो गैसियस सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन गैस, ये पहला हो गया। दूसरा हम ये कह सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन गैस, है ना। दूसरा क्या कह सकते हैं बच्चों? दूसरा हम ये कह सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन गैस, और तीसरा कह सकते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस। जो भी हम लास्ट में लिखते हैं वो सॉल्वेंट होता है, उसका रेशो या उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। जो पहले लिखते हैं वो सॉल्यूट होता है, जिसकी रेशो या जो मात्रा है वो कम होती है। ठीक, तो इस तरह से ओवरऑल अगर हम सॉल्यूशन देखें, सॉलिड सॉल्यूशन 3 टाइप के, लिक्विड सॉल्यूशन 3 टाइप के, गैसेस सॉल्यूशन 3 टाइप के, तो टोटल जो सॉल्यूशन हुआ वो हो गया 9 टाइप्स। तो कोई अगर आपसे पूछे कि भाई फिजिकल स्टेट के बेसिस पर टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होते हैं, तो हम ये बोलेंगे देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। अब पेपर में क्या होता है, एमसीक्यूज में, असर्शन रीजन में या वन वर्ड में, कोई भी आपको एक एग्जाम्पल दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है इट बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन एंड व्हाई। जैसे सपोज करिए पहला हो गया, है ना। सपोज करिए कि हम पहला लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। क्या इसका एग्जाम्पल एलॉय नहीं हो सकता? हो सकता है एलॉय। एलॉय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मेटल्स। एलॉय होता है मिक्सचर ऑफ मेटल्स। किस किस का एलॉय? मान लीजिए मैंने कॉपर गोल्ड का एलॉय ले लिया, कॉपर गोल्ड इसका एलॉय ले लिया, या मैंने लिख लिया कॉपर और सिल्वर का एलॉय ले लिया। एलॉय क्या होता है बच्चों? मिक्सचर ऑफ मेटल्स, है ना। इसमें क्या होता है, हमने कॉपर लिया, गोल्ड लिया, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तो सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। यहाँ पे हमने कॉपर लिया, सिल्वर लिया, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तो सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। अब पहला वाला सॉलिड कम होगा, दूसरा वाला सॉलिड ज़्यादा होगा। कॉपर कम लिया, गोल्ड ज़्यादा लिया, तो कॉपर हो गया सॉल्यूट, गोल्ड हो गया सॉल्वेंट। गोल्ड कम लिया, कॉपर ज़्यादा लिया, तो गोल्ड हो जाएगा सॉल्यूट, कॉपर हो जाएगा सॉल्वेंट। चलिए दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ जो बता रहा हूँ बच्चों, इस वाली पट्टी पे ये मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल्स, है ना। ये क्या लिख रहा हूँ बच्चों? लिसन टू मी दिस, आई एम राइटिंग एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है एलॉय। दूसरा हम देखते हैं लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड जो होते हैं बच्चों, ये होते हैं अमलगम्स। ये क्या होते हैं बोलो? अमलगम्स। अमलगम्स बोलते हैं लिक्विड इन सॉलिड को, या हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। अमलगम किसे बोलते हैं बच्चों? इसका एग्जांपल अमलगम्स। कोई भी अगर मेटल हो वो मरकरी में डिसॉल्व होता है तो उसे अमलगम्स कहते हैं। अब लिक्विड इन सॉलिड मतलब यहाँ लिक्विड की क्वांटिटी कम होगी, यानी मरकरी की क्वांटिटी कम होगी, सॉलिड मेटल की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। मान लीजिए अमलगम्स में मैंने लिखा जिंक अमलगम, ZnHg, मरकरी कम है, मेटल ज़्यादा है, क्योंकि मरकरी लिक्विड होती है, आपने पढ़ा है मरकरी इज अ मेटल इन लिक्विड स्टेट, तो जिंक अमलगम। चलिए हम इसको लिख सकते हैं कॉपर अमलगम भी लिख सकते हैं, मरकरी कम होगी क्योंकि लिक्विड है, और गोल्ड ज़्यादा होगा। इसको एग्जाम्पल बच्चों हम हाइड्रेटेड सॉल्ट भी बोलते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट भी इसका एग्जाम्पल हो सकते हैं। अगला है बच्चों गैस इन सॉलिड।
गैस की क्वांटिटी कम है, सॉलिड की क्वांटिटी ज़्यादा है, गैस की क्वांटिटी कम है क्योंकि पहले गैस लिखा है सॉल्यूट है, बाद में सॉलिड लिखा है सॉल्वेंट है। तो एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन मेटल सरफेस, मान लीजिए ये पैलेडियम मेटल है, पैलेडियम मेटल है, हमने हाइड्रोजन गैस छोड़ा, हाइड्रोजन गैस के पार्टिकल क्या करते हैं, इस पैलेडियम मेटल के चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं, गैस कम है मेटल ज़्यादा है। तो जब कोई एड्जॉर्प्शन फेनोमेना हो तो वो होगा सॉल्यूशन ऑफ गैस इन सॉलिड। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका एग्जांपल हम लिखते हैं एड्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन पीडी, पीडी मतलब पैलेडियम मेटल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, वेरी कॉमन एग्जांपल बच्चों, सबसे कॉमन एग्जांपल होता है सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। शक्कर का पानी में सॉल्यूशन, शक्कर कम घोलते हैं पानी ज़्यादा होता है। सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, ग्लूकोज कम है पानी ज़्यादा है। सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, तो कुछ भी लिख दो, मैंने ये लिख दिया सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट मतलब सोडियम क्लोराइड इन वाटर। सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर भी लिख सकता हूँ, सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर या सुक्रोज इन वाटर भी। लिक्विड इन लिक्विड, ये भी बच्चों बहुत कॉमन एग्जांपल है, कोई भी दो लिक्विड ले लो। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड वाटर, सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल मतलब इथाइल एल्कोहल एंड वाटर। मान लो हमने इथेनॉल कम ले लिया तो वो सॉल्यूट हो जाएगा, यहाँ पे मान लो हमने वाटर ज़्यादा ले लिया तो ये सॉल्वेंट हो जाएगा। चलिए गैस इन लिक्विड, गैस कम है बच्चों, है ना, गैस इन लिक्विड, गैस कम है लिक्विड ज़्यादा है, तो इसका हम लिख सकते हैं ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर ले सकते हैं तिवारी सर, क्योंकि पानी तो बहुत ज़्यादा होता है और पानी में घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है वो बहुत कम होती है, तो ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। यहाँ पर देखिए थर्ड वाले में सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें क्या हो रहा है बोलो, सॉलिड इन गैस। ये कौन सा सॉल्यूशन है बच्चों, गैसियस सॉल्यूशन है, और गैसियस सॉल्यूशन में सॉलिड इन गैस। देखो बच्चों सॉलिड इन गैस क्या होता है, आपने देखा होगा, अगर हम कपूर नेफ्थलीन बोलते हैं कपूर को, नेफ्थलीन बॉल्स, अगर हम खुला छोड़ दें तो एक दो दिन में क्या होता है वो पूरा उड़ जाता है। तो कपूर जो हमने रखा है, जो हमने सॉलिड रखा है वो कम है, और जो एयर है वो बहुत ज़्यादा है, तो सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन गैस। इसी तरह से बच्चों अगर अपन ये ना लें, सपोज करिए कि हमने ले लिया नेफ्थलीन बॉल्स, वो तो कैम्फर, कपूर को कैम्फर बोलते हैं, हमने नेफ्थलीन बॉल्स ले लिया। नेफ्थलीन बॉल्स का मतलब होता है वो कपड़े में रखने वाली गोलियाँ, तो आपने देखा होगा समय के साथ वो भी क्या होती हैं, रिलीज़ हो जाती हैं, वो भी चली जाती हैं। तो इसका एग्जांपल होगा कि सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर इन एयर, हम लिख सकते हैं सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर इन एयर। तिवारी सर सब्लिमेशन क्यों कह रहा हूँ, कि यहाँ पर जो सॉलिड होता है वो सीधे सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों भाई, हम ये भी तो कह सकते हैं सब्लिमेशन ऑफ नेफ्थलीन इन एयर, जो कपड़े वाली गोलियाँ होती हैं। चलिए सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन गैस, लिक्विड की क्वांटिटी बहुत कम है भाई, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन गैस, लिक्विड की क्वांटिटी बहुत कम है, गैस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। क्यों भाई, फॉग बोल सकते हैं, कोहरा, फॉग बोल सकते हैं सर। हम इसका एग्जांपल मिस्ट भी बोल सकते हैं, धुंध, क्योंकि लिक्विड बहुत कम होता है और गैस बहुत ज़्यादा होती है। तो ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ, ये क्या हो गया बच्चों, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन गैस। तो अगर हम लिक्विड इन गैस की बात करें कि तो हम इसको बोल सकते हैं कि फॉग और मिस्ट। सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस, सबसे अच्छा एग्जांपल एयर है, बहुत सारी गैसें हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। अगर मान लीजिए किसी ने हमसे बोला कि तिवारी सर हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, तो गैस इन गैस ऑक्सीजन कितना है 21%, नाइट्रोजन कितना है 72%। ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम है तो ये सॉल्यूट हो जाएगा, नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा है तो ये सॉल्वेंट हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से हमारे पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे पेपर में क्वेश्चन आ गया कि सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन एंड वाई, तो हमारा आंसर होगा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर बिलोंग्स टू सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। क्यों, नमक कम होता है, सॉलिड कम है, कम वाला पहले आता है, वाटर ज़्यादा होता है, वाटर लिक्विड है, लिक्विड वाला बाद में आता है। तो बच्चों से नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, और एक ना एक क्वेश्चन हमारे पेपर में आता है, नोट डाउन। पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए।
तो ये हो गया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। अब बच्चों हम यहाँ पर चलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये मैं आपको बता दूं कि इनसे पेपर में हमारे न्यूमेरिकल्स आता ही आता है, पेपर में जो है न्यूमेरिकल्स आता ही आता है। तो अभी मैं आपको फार्मूलेज वगैरह बता देता हूँ और जब अपन करेंगे तो हम इसके न्यूमेरिकल्स को करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक है बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, कंसंट्रेशन पे यदि हम जाते हैं सॉल्यूशन के तो कई सारी टर्म्स हमारे सामने आती हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने। पहली टर्म जैसे हम ले रहे हैं मोलैरिटी, है ना। पहली टर्म व्हाट इज मोलैरिटी, मान लीजिए आपसे पूछा गया व्हाट इज मोलैरिटी एंड राइट डाउन इट्स फार्मूला। भाई मोलैरिटी किसे कहते हैं और मोलैरिटी का फार्मूला लिखो। तो बच्चों हम ये कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर या पर लीटर, बात एक ही है, डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। क्या बोलते हैं, मोलैरिटी। 1 लीटर पानी है और उस 1 लीटर पानी में हम जितने नमक के या शुगर के या ग्लूकोज के मॉलिक्यूल घोल दें तो उसे हम मोलैरिटी कहते हैं। मोलैरिटी को कहाँ से नोट करते हैं बच्चों, एम से। मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, NB डिवाइडेड बाई V, है ना, M। ये M क्या है, M जो है, जो मोलैरिटी है बच्चों, इसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। NB क्या है बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और V क्या है बोलो, वॉल्यूम इन लीटर। फार्मूला देख लो भाई, जब मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो यही फार्मूला यूज़ करूंगा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि तिवारी सर मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, तो हम कहेंगे M इज इक्वल टू NB बाई V, NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और V हो गया वॉल्यूम इन लीटर। अब बच्चों आपने पढ़ा होगा, ये तो हो गया एक फार्मूला, आपने ये पढ़ा होगा बच्चों कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मास अपॉन मोलर मास, है ना। नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मास अपॉन मोलर मास। यहाँ पे अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है तो ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है ये क्या होता है, ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास और उसी सॉल्यूट का मोलर मास। तो बच्चों बताओ क्या हम NB की जगह पे WB बाई MB नहीं ले सकते, टू NB अपॉन V नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और V क्या हो गया, वॉल्यूम इन लीटर। अब बच्चों हमें मालूम है कि NB जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है ये होता है WB अपॉन MB, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो NB की जगह पे क्या लिख सकते हैं, WB अपॉन MB। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, हमें लिख सकते हैं MB इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू V। V क्या है, वॉल्यूम इन लीटर। ये बच्चों आपको कब यूज़ करना है, जब आपको जो वॉल्यूम है वो आपका लीटर में दिया हो, है ना। ये फार्मूला हम कब यूज़ करेंगे, व्हेन वॉल्यूम इन लीटर, है ना, जब वॉल्यूम इन लीटर हो। ये फार्मूला हम तब यूज़ करेंगे जबकि हमारा जो वॉल्यूम हो वो काय में दिया हो, लीटर में दिया हो। तो M इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू V। अब अगर मान लो तिवारी सर ये दूसरा फार्मूला हो गया, अगर यही वॉल्यूम अगर मान लो मिलीलीटर में दिया हो तब हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, इंटू 1000 ऊपर कर देंगे। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा मोलैरिटी इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू V इंटू 1000, जबकि हमारा ये जो वॉल्यूम है ये काहे में होगा, मिलीलीटर में होगा। ये हो गया 3। तो बच्चों जब भी आपके पेपर में कोई मोलैरिटी पूछे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मोलैरिटी का फार्मूला क्या होगा, NB अपॉन V, NB बराबर होता है WB अपॉन MB। तो इसका फार्मूला ये भी हो सकता है M इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू V। ये कब होगा, जब हमारा वॉल्यूम लीटर में है। अगर बच्चों यही वॉल्यूम हमारा मिलीलीटर में होगा तो फार्मूला क्या होगा, M इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू V इंटू 1000। इज देयर एनी प्रॉब्लम, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा कंसंट्रेशन। मान लीजिए किसी ने बच्चों आपसे पूछा व्हाट इज मोलैलिटी। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। व्हाट इज मोलैलिटी, क्या होती है भाई, क्वेश्चन ये है मोलैलिटी क्या होता है, व्हाट इज मोलैलिटी। तो बच्चों मोलैलिटी और मोलैलिटी में ये अंतर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट पर kg ऑफ सॉल्वेंट। वहाँ पे वॉल्यूम था, यहाँ पे मास है, किलोग्राम है। तो कोई अगर आपसे पूछे व्हाट इज मोलैलिटी, तो वी कैन से
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम ये कह सकते हैं प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? मोलालिटी। क्या बोलते हैं? मोलालिटी। मोलालिटी का सिंबल क्या होता है बच्चों? स्मॉल m। हम जो मोलालिटी है, मोलालिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। क्लियर? मोलालिटी का फार्मूला होता है बच्चों NB/WA × 1000। ये मोलालिटी का फार्मूला होता है। NB क्या है? जहाँ पे कोई पूछे कि तिवारी सर NB क्या है? NB बराबर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स। WA क्या है? WA यहाँ पे है मास ऑफ सॉल्वेंट। WA क्या है बोलो? मास ऑफ सॉल्वेंट। तो बच्चों अगर मोलिटी की बात करें तो M = NB/WA। NB क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। WA क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट है। क्लियर? अब सुनो, ये तो एक फार्मूला हो गया। मान लो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डायरेक्ट दिया है, तब तो आपने NB को WA रख के निकाल दिया। मान लो मास और मोलर मास दिया तो अगला फार्मूला बन जाएगा। अभी मैंने पिछले आपके मोलिटी में बताया था, सिंस NB बराबर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो क्या हम NB की वैल्यू यहाँ नहीं रख सकते? रख सकते हैं तिवारी सर। तो आपका दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा? M = WB × MB अपॉन WA × 1000। ये इसका दूसरा फार्मूला हो गया। तो बच्चों जब भी आपके पेपर में मोलैलिटी की बात हो तो या तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे या ये फार्मूला यूज़ करेंगे। नोट कर लीजिए अच्छे से, नोट डाउन। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। इज इट क्लियर? नोट कर लीजिए। ये तब होगा इज देयर एनी प्रॉब्लम? चलिए, अब बच्चों कभी कभी हमारे पेपर में एक बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई मोलैलिटी इज प्रिफर्ड ओवर मोलैलिटी। मोलैलिटी को मोलैलिटी से अच्छा क्यों माना जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। व्हाई मोलैलिटी इज प्रिफर्ड ओवर मोलैलिटी? व्हाई मोलैलिटी ना हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। व्हाई मोलैलिटी is preferred over मोलैलिटी। इस तरह से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, या आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, और या पेपर में ऐसे भी आ सकता है, which will be affected by temperature, which will be affected by temperature। टेम्परेचर के द्वारा कौन अफेक्ट होता है? उन्होंने दो दे दिया, उन्होंने आपको दो दे दिया। एक इन्होंने दे दिया मोलैलिटी और दूसरा दे दिया मोलैलिटी, और साथ में उन्होंने ये पूछ दिया एंड वाई, कि भाई टेम्परेचर के द्वारा कौन अफेक्ट होता है, और अगर अफेक्ट भी होता है तो क्यों होता है ना? कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखो कि मोलैलिटी और मोलैलिटी में अच्छी कौन है, तो उन्होंने कहा साहब इसमें मोलैलिटी ज़्यादा अच्छी है। फिर उन्होंने इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ दिया कि दोनों में से टेम्परेचर को कौन अफेक्ट करता है, कौन टेम्परेचर किसे अफेक्ट कर सकता है, मोलैलिटी को या मोलैलिटी को? चलो देखते हैं, इसके आंसर को देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लिखते हैं मोलैलिटी। मैंने आपको पढ़ाया था तिवारी सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों ये लीटर है ना, बताओ लीटर है कि नहीं है? तो बताओ ये वॉल्यूम है कि नहीं है? तो मोलैलिटी जो है किस पे डिपेंड करती है? वॉल्यूम पे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मोलैलिटी होती है, मोलैलिटी डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम, और वॉल्यूम इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर और नॉट? बिल्कुल तिवारी सर, टेम्परेचर वॉल्यूम को अफेक्ट करता है। गुब्बारा है, छाँव में रखा है, फूटेगा नहीं, धूप में ले जाएं टेम्परेचर बढ़ेगा, गैस एक्सपेंड होगी, फूट जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम भी बढ़ता है। तो हम ये कह सकते हैं वॉल्यूम इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, भाई क्योंकि मोलैलिटी किस पे डिपेंड कर रही है? वॉल्यूम पे, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन पे। तो वॉल्यूम इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, वॉल्यूम इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर।
तो अगर वॉल्यूम टेम्परेचर पे अफेक्ट है तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि मोलैरिटी इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, मोलैरिटी इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। समझ लीजिए अच्छे से बच्चों, क्या होती है मोलैरिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब मोलैरिटी लीटर पे डिपेंड कर रही है ना वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है। वॉल्यूम किससे द्वारा अफेक्ट होता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे वॉल्यूम कम होगा। तो अगर वॉल्यूम टेम्परेचर पे अफेक्ट होता है तो हम ये कह सकते हैं भाई कि जो मोलैरिटी होती है वो टेम्परेचर के द्वारा अफेक्ट होती है। चलिए अब हम बात करते हैं मोलैलिटी की। मोलैलिटी की बच्चों अगर आप मोलैलिटी देखो तो मोलैलिटी की डेफिनेशन में आपने पढ़ा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो बच्चों किलोग्राम पे डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही है? तो अगर किलोग्राम है यानी किस पे डिपेंड कर रही है? मास पे। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई आपकी तिवारी सर जो मोलैलिटी है वो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती, वो लीटर पे डिपेंड नहीं करती, वो किलोग्राम पे डिपेंड करती है। तो इसका मतलब तिवारी सर एक बात तो समझ में आई कि जो मोलैलिटी होती है इट डिपेंड्स ऑन मास, मास पे डिपेंड होती है। और बच्चों मास इज़ नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ऐसा नहीं होता कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो मास बढ़ जाएगा या टेम्परेचर को कम कर दें तो मास कम हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं मास इज़ नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, मास इज़ नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। आपका जो मास है वो टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं हो रहा है। और अगर मास टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होगा तो मेरे प्यारे बच्चों हम ये कह सकते हैं कि मोलैलिटी इज़ नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। मोलैलिटी इज़ नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, कि जो मोलैलिटी होती है वो टेम्परेचर के द्वारा अफेक्ट नहीं होती। तो कौन बेटर हुआ बताइए? मोलैलिटी तो अफेक्ट हो रही है टेम्परेचर से और मोलैलिटी टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि हमारा जो कंक्लूजन निकला ये नहीं निकला कि मोलैलिटी इज प्रेफर्ड ओवर मोलैरिटी। तो आप इसके नीचे लिख सकते हैं कि देयरफॉर, इसलिए मोलैलिटी नहीं, हाँ देयरफॉर वो है मोलैलिटी, यहाँ मोलैलिटी होगा, मोलैलिटी इज प्रेफर्ड ओवर मोलैरिटी। मोलैरिटी है ना भाई, मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं हो रही है, नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। लेकिन जो मोलैरिटी है वो टेम्परेचर से अफेक्ट हो रही है। तो किसको प्रेफर करेंगे दोनों में से? मोलैलिटी। तो हम लिखेंगे देयरफॉर मोलैलिटी इज प्रेफर्ड, मोलैलिटी इज प्रेफर्ड ओवर मोलैरिटी पहले क्वेश्चन के आंसर में। और दूसरे क्वेश्चन आंसर आ जाए कि विच विल बी अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड वाई, तो बिल्कुल क्लियर है कि मोलैरिटी इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर व्हाइल मोलैलिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए बच्चों, क्लियर है। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा कंसंट्रेशन का पार्ट्स पर मिलियन। अगला है बच्चों, चलिए इसको पॉज करिए और पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। इज इट क्लियर? हमारा अगला जो टॉपिक है बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है पार्ट्स पर मिलियन। क्या नाम है टॉपिक का बच्चों? हमारा जो अगला टॉपिक है उसका नाम है पीपीएम। बड़ा मज़ेदार टॉपिक है बच्चों, पार्ट्स पर मिलियन। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है पार्ट्स पर मिलियन। इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज पीपीएम। बच्चों हम पीपीएम कब निकालते हैं, है ना? पीपीएम का कंसंट्रेशन टर्म है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन समझते हो? 10 की पावर 6, 1 2 3 4 5 को मिलियन कहते हैं। तो बच्चों व्हेन सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्वेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट, इन ट्रेस अमाउंट, ट्रेस मतलब बहुत छोटे अमाउंट में, देन इट्स कंसंट्रेशन इज डिटरमाइंड बाय पीपीएम। तो आप लिख सकते हो कि पीपीएम का यूज कब करते हैं? when solute is present in trace amount, trace amount मतलब very less amount, तब हम ppm का यूज करते हैं। ppm पार्ट्स पर मिलियन का बच्चों फार्मूला होता है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट। पार्ट्स पर मिलियन का बच्चों फार्मूला होता है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ
कंपोनेंट, किसी एक कंपोनेंट का, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इंटू 10 की पावर 6। भाई आपका जो कंपोनेंट है वो 1 मिलियन में आपका कंपोनेंट कितना प्रेजेंट है उसे हम पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। चलिए बता सकते हैं बच्चों पार्ट्स पर मिलियन का एग्जांपल? बिल्कुल बता सकते हैं सर। पॉल्यूशन जो होता है उसका जो मेज़रमेंट होता है वो हम पीपीएम में करते हैं। या जो ओशन वाटर होता है, समुद्र का जो पानी होता है, उसमें सॉल्ट का जो मेज़रमेंट करते हैं वो भी पीपीएम में करते हैं। ठीक है, तो बच्चों को अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज़ पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, तो वी कैन से दैट पीपीएम इज इक्वल टू number of parts of one component upon total number of parts of all the component present in a solution into 10 की power 6. Pollution can be determined through ppm. Salts in ocean water can be determined in ppm. नोट कर लीजिए इनके न्यूमेरिकल। सब हम जब ये टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे तो आफ्टर दैट वी विल डू इट्स न्यूमेरिकल। चलिए सर, अगला बच्चों कभी कभी हमसे पूछा जाता है व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, है ना। और मोल फ्रैक्शन पर बेस्ड सवाल तो हमारे पेपर में आते ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हमारे एग्जाम में मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स आए हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है बच्चों व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। बच्चों मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं एक्स से, है ना, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक्स से डिनोट करते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ वन कंपोनेंट, किसी एक कंपोनेंट का पार्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन। भाई सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होते हैं? 2। तो हम ये कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन को एक्स से करते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं इसके फार्मूले में कि मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, किसी एक का मोल, या तो आप सॉल्यूट का मोल ले लीजिए या सॉल्वेंट का मोल ले लीजिए, दोनों में से कोई एक ले लीजिए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ऊपर कोई एक। भाई मोल फ्रैक्शन जो होता है वो ये कहता है भाई 2 कंपोनेंट है, सॉल्यूट है सॉल्वेंट है, ऊपर कोई एक ले लो, या तो सॉल्यूट का मोल ले लो या तो सॉल्वेंट का मोल ले लो, और नीचे कोई दोनों के, तो इसे हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। क्लियर? क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन। तो कोई अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, इट इज द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब इसके 3 फार्मूले हैं बच्चों। देखिए अब हमने इनको रिप्रेजेंट किया। सपोज अगर हम ये मान लें कि एन ए इज इक्वल टू, है ना, एक डेरिवेशन है छोटा सा, क्योंकि फार्मूला बनाने के लिए हमें मालूम होना चाहिए एन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अगर हम ये मान लें एन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये मान लें एक्स ए मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मान लें, एक्स बी इज इक्वल टू हम मान लें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये मान लें। तब क्या होगा? अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ, पहला फार्मूला मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लिखेंगे तो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आएंगे बच्चों और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ये होगी एक इक्वेशन। भाई मैंने आपको बताया ऊपर कोई एक मोल लेते हैं, या तो सॉल्यूट का मोल लेते हैं या फिर सॉल्वेंट का मोल लेते हैं, और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो एक्स से मतलब वो आपसे पूछ रहे हैं भाई कि अगर हम सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या होगा? तो एन ए डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी। चलिए फिर उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि अगर हम सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या होगा? तो ये होगा एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। ये दूसरा फार्मूला बन गया। बच्चों पेपर में एक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है। यानी अगर हम सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को और सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को दोनों को प्लस कर दें
दोनों को जोड़ दें तो इसका जो टोटल होता है वो 1 होता है। बता सकते हैं क्यों? हम इसे प्रूव भी कर सकते हैं। इसकी वैल्यू रख दें Na डिवाइडेड बाई Na प्लस एन बी, इसकी वैल्यू रख दें Nb डिवाइडेड बाई Na प्लस एन बी। दोनों का एलसीएम निकाल लें, तो दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा Na प्लस एन बी। इससे ये कैंसिल, ऊपर बचा Na, इससे ये कैंसिल, ऊपर बचा Nb। तो Na प्लस एन बी से Na प्लस एन बी कैंसिल इज इक्वल टू 1। तो बच्चों आपका जो 3 फार्मूले बने वो ये बने, जिन पे हम न्यूमेरिकल करेंगे आगे चल के, कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट Na डिवाइड बाय Na प्लस एन बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस एन बी, और XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, है ना। तीनों को नोट कर लीजिए पॉज करके। तो बच्चों आज के लिए इस सेगमेंट में हमने क्या क्या पढ़ा कि व्हाट इज सॉल्यूशन, हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, इज इट क्लियर। और इसके साथ ही हमने डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, और उसका क्या इम्पैक्ट सॉल्यूशन पर होता है। ठीक है, अगले सेगमेंट में बच्चों लेट अस सी व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्यूशंस, Henry's law, Raoult's law, different conditions of Raoult's law. So that is going to be very interesting and important session of this unit. Okay students, good day to all of you बच्चों।